हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे का क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस नंबर 11 में भी यही कह रहा है, प्रूफ करने के लिए, शो दैट कह रहा है, करना है। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चंस है काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर सेट बनाएंगे। ओके, जैसा पहले के क्वेश्चंस था वैसा ही क्वेश्चंस पढ़ते चलेंगे और सेट बनाते चलेंगे। ओके, यहाँ भी दो है, एक रिलेशन आर चाहिए, सेट ए है, एक सेट हमें ए बनाना है। कैसा सेट बनाना है? पॉइंट ऑफ इन प्लेन, एक प्लेन में बनाना है। कह रहा है कोई भी एक प्लेन है, मान लो हमारा ये प्लेन मान लेते हैं, एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, कोई भी प्लेन है, मान लो यहाँ पे सिंगल प्लेन ले लेते हैं। अब ये हमारा कोई भी, मान लो ये ओरिजिन है, ओ है, ये पी है, ये क्यू है। तो कह रहा है ओपी का वैल्यू ओ क्यू के इक्वल होगा, ये कह रहा है। अब इस प्लेन में हमारे पास कई कई पॉइंट्स हो सकते हैं। ये वाले पॉइंट्स हमें कई हो सकते हैं, इसका मतलब है कि ये प्लेन में, तो ये तो दिख रहा है कि हमें पी और क्यू पॉइंट्स है। सोचो ओ पी और क्यू, इसके बीच में एक हम आर डाल दें, इसके बीच में हम एस रख दें, ओ आर और इसके बीच में एक टी रख दें, ओ एस के बीच में एक यू रख ले। ऐसे हम कई पॉइंट्स को इस पे पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ पी और क्यू दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सेट क्या है? पॉइंट्स इन द प्लेन गिवन बाय आर। ये पॉइंट्स है इन द प्लेन में, कौन कौन से पॉइंट्स है? मतलब पी आर टी ओ जी यू एस क्यू, ये सब सारा पॉइंट्स है जो मिलके क्या करा है, एक स्ट्रेट लाइन बना है। तो पॉइंट पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है। जो जो मन में आया वो पॉइंट हमने लिख लिया किसी स्ट्रेट लाइन पे। ओके, अब रिलेशंस आर कह रहा है कि आपने जो पॉइंट बनाया है उसका क्या होना चाहिए, कैसे रिलेशंस होना चाहिए कि पी एंड क्यू, ये वाली जो पॉइंट है, ऑर्डर पेयर, ये कोई भी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। इसने बोला ऑर्डर पेयर जैसे एक्स वाई ए भी बनाते थे वैसे ही पॉइंट्स पी और पॉइंट क्यू के लिए एक ऐसा पी क्यू जैसा एक ऑर्डर पेयर बनाइए। पी क्यू जैसा ही और भी ऑर्डर पेयर आप बना सकते हैं। पी क्यू एक रेफरेंस पॉइंट है, पी क्यू सच दैट कि ओरिजिन से ये वाली जो डिस्टेंस है ओ पी का वैल्यू ओ क्यू के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल ओ क्यू। ओ क्यू ये हमारा है। वेयर कह रहा है वेयर ओ इज द ओरिजिन। अगर हमने लिखा है ओ पी इज इक्वल ओ क्यू, तो ये वैल्यू को क्या मैं पी आर इज इक्वल एस क्यू नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं। इस वैल्यू को क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या ओ टी इज इक्वल ओ यू? ओ टी इज इक्वल ओ यू, कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। हमारा मन है ऐसे, हमने एक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिया एज पर दिस रेफरेंस कि एक किसी एक पॉइंट को हमने कवर किया और उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब ये अगर ऑर्डर पेयर बनाओ तो मैं क्या लिखूंगा कि पी और क्यू है, ये एक ऑर्डर पेयर हमारा, मान लो पी क्यू बन गया। तो ऑर्डर पेयर क्यू और पी भी बन सकता है, दो पॉइंट का, दोनों पॉइंट तो एक ही जैसा है। जितना ओ पी है उतना ओ क्यू है, तो पी क्यू लिख सकते हैं, उतना इक्वल क्यू और पी भी लिख सकते हैं। सकता है कि पी और पी दोनों को मैं एक ही जगह बोल दूं, यही वाली पॉइंट ऑर्डर पेयर ले लेते हैं कि ये वाली यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे एंड हो गया। हमने ऑर्डर पेयर कोई भी क्यू क्यू ले सकते हैं, यहीं से खत्म हुआ और यहीं पे आया और यहीं पे फिनिश्ड हो गया, इक्वल हो गया दिस वैल्यू। ऐसे ही हम लोग आर एस लिख सकते हैं, आर और एस के बीच का डिस्टेंसेस लिख सकते हैं, यहाँ से आर और एस, ये देखो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे आर है, इक्वल डिस्टेंस पे एस है, तो आर एस लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोग क्यू एस लिख सकते हैं। क्यू क्यू हमने लिखा था, अगर ये वैल्यू अगर क्यू एस लिख रहे हैं एक डिस्टेंस पे, क्यू एस लिख सकते हैं। तो ये वाले डिस्टेंस पे हमें पी और आर के बीच रिलेशंस लिखना पड़ेगा। हमने लिख लिया पी आर, ऐसे करके जितना भी आप सेट चाहो उतना सेट हम बना सकते हैं, हमारे चॉइस पे है। ओके, अब चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस के लिए ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशंस मैंने कई बार बोला है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का तीनों होता है, तो बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। कई बार से करते आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, एक्स और एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। देखिए हमारे पास एक्स एक्स है, पी और पी, ओ पी इज इक्वल ओ क्यू है,
तो P इज इक्वल Q लिख सकते हैं, P इज इक्वल P लिख सकते हैं, सब एक ही बात है। P मस्ट बी बिलोंग्स टू R है। अगर हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए, तो ये वैल्यू एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, यही लिखते थे हम लोग। तो ले लेते हैं पी क्यू मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये वाला पी क्यू, ये पॉइंट ले लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए वाई इसका रिवर्ट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, वाई की मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों कंडीशंस होता है। इसका मतलब क्यू और पी भी आर का मेंबर होना चाहिए, क्यू आर मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। क्यू और पी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, देखिए क्यू और पी भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के केस में, ट्रांजिटिव के केस में देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए तीन कंडीशंस होता है, एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, वाई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई ले लेते हैं, जैसे पहले लिया था, तो पी क्यू मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, देखा है, यस है ही, पी क्यू लिया ही हमने। देन वाई जेड के लिए ले लेते हैं क्यू आर मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, क्यू आर देख लेते हैं है कि नहीं, कहीं हमने लिखा है कि नहीं, क्यू आर कहीं नहीं लिया है। तो क्यू आर क्या ले सकते हैं, क्या क्यू और आर, इसके बीच का डिस्टेंस हम ले सकते हैं, सब तो इक्वल ही है, तो हमने क्यू आर भी ले सकते हैं। क्यू आर नहीं लेना है तो क्यू एस ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने यहाँ क्यू एस ले रखा है तो हमने क्यू एस ही ले लेते हैं, क्यू एस ले लेते हैं यहाँ पे। क्यू एस मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स पी है और जेड क्या हमारा एस है, पी एस मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। देखते हैं कि पी एस है कि नहीं हमारे पास, इसमें पी और एस है कि नहीं, ये वैल्यू हमारा पी है और ये वैल्यू एस है, तो पी ए एस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू, सारा वैल्यू इक्वल है, तो पी और एस हमारा वैल्यू इक्वल हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से किसी एक मिड पॉइंट से इक्वल पी हो जाएगा, यहाँ से इक्वल सी हो जाएगा, ओरिजिन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस वैल्यू हमारा यहाँ पे पी एस भी हो सकता है पार्ट, तो पी एस मस्ट बी बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी है। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हमारा मन है कि हमने एक लाइन लिया, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट को हम कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द सेकंड, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को इसी में, कि क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि जो P है वो ओरिजिन नहीं है, कह रहा है P ओरिजिन नहीं है। तो ठीक है, हमने बोला ये ओरिजिन O है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, P इज नॉट ओरिजिन। ओरिजिन हमने O00 लिया था, ठीक है, P नहीं लिया हमने ओरिजिन। इज द सर्किल पासिंग थ्रू P द ओरिजिन एज अ सेंटर। अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाऊं, ये सर्किल बनाऊं, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर P पास नहीं किया। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट, जहाँ भी कोई भी पॉइंट है, वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। यहाँ P लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह रहा है, फर्दर दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज सर्किल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। ये ओरिजिन एज अ सेंटर है, P का वैल्यू 0 0 नहीं है, तो यहाँ P का वैल्यू हमने 0 0 नहीं लिया, ओरिजिन है 0 0। अगर हमने ड्रॉ किया तो ये सर्किल हो गया, हर एक पॉइंट पे P हो गया, यही कह रहा है। शो करने के लिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर प्रूफ करने के लिए एग्जाम्स में आता है, तो प्रॉपरली लिख सकते हैं कि सेंटर इज लेट सेंटर इज O, सेंटर इज O एंड P is not equal origin 0 0, then देन OP इज इक्वल OQ हो गया, जैसा हमारा एग्जाम इसमें जैसा कंडीशंस था, उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया। OP इज इक्वल टू OQ हो गया। इट मीन all point Q of set A, it mean all point Q of set A related to a given point P, given point given point P of A means set A of A, या लिख सकते हैं of set A lies on a circle, lies on a circle of, or circle at origin, circle at origin. This value is 0 0। ये इतना लिख लेंगे, काफी हो जाएगा।
ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, ये सब जितने भी क्वेश्चन है एक ही टाइप का रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सो दैट, इसमें भी यही दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशंस को प्रूव करो। सेम वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है। आज डिफाइन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए हमारा जो है वो सेट होना चाहिए सारे ट्राइंगल्स के लिए। ओके, ट्राइंगल्स T1 इज सिमिलर टू T2। तो कोई भी ट्राइंगल, जितना भी ट्राइंगल है, मान लो हमारा एक ट्राइंगल T1 है, एक ट्राइंगल T2 है, कोई ट्राइंगल T3 है, ट्राइंगल 4 है, ये नाम दे दिया हमने। ये मान लो सेट ए है। इसका मतलब है कि मैंने सपोज इस ट्राइंगल को बोला T1 है, ये वाली ट्राइंगल को बोला मैंने T2 है, कोई ऐसे ही ट्राइंगल है इसको मैंने बोला T3 है। देयर आर वेरियस ट्राइंगल जिसको हमने एक सेट बना लिया कि बहुत सारे ट्राइंगल है। कहता है कि ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए इस पे। तो यहाँ तो नहीं है हमारा, बाद में कह रहा है, ये सेकंड पार्ट है, जस्ट हमें कह रहा है कि ट्राइंगल है, तो हमने लिख लिया ट्राइंगल है। इतने इतने सारे ट्राइंगल ट्राइंगल हम कैसे भी बना सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, जैसा मन किया वैसे ट्राइंगल हम ले सकते थे इस सेट के लिए फिलहाल। ओके, अब कह रहा है कि ये जो भी ट्राइंगल आप ले रहे हो ना, ये होना चाहिए सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल एक होता है सिमिलर ट्रायंगल, एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल जो है हमारा, है ना, इसका जो रेशियो है डिफरेंस, पहले कॉन्ग्रुएंट समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि हमारा जो एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप होता है। सपोज ये हमारा अगर कोई ट्रायंगल है, ये 3 4 5 है, अगर ये कोई ट्रायंगल है और इसको भी मैंने लिखा है ये 3 4 5, तो ये दोनों बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। अब मान लो कोई भी ट्रायंगल है, ये हमारा हो गया 8, ये हो गया 6, और ये हो गया सपोज 10, और ये वाला ट्रायंगल हमारा है 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो ये दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे ये सिमिलर ट्रायंगल है, और इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन्स दोनों ट्रायंगल का ये जो साइड के रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ है हमारा इक्वल, मतलब आई मीन दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल, एवरी साइड मस्ट बी इक्वल, एग्जैक्टली सेम और इक्वल होनी चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि ये साइड एकदम एग्जैक्टली इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका रेशियो में होना चाहिए। रेशियो शुड बी इक्वल किसी भी ट्रायंगल का। रेशियो हम अगर इक्वल करेंगे तो हमारा वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे 3 है, 3 का मल्टीपल देखो 6 है, 4 का मल्टीपल 8 है, 5 का मल्टीपल 10 है, इसका मतलब ये रेशियोज में है। तो ये हम बोलेंगे एक सिमिलर ट्रायंगल, मतलब इसी के जैसे होता है। खैर anyway, ये तो सारा हमने डिस्क्रिप्शन से पता है। तो हमारे पास कह रहा है कि आप ट्रायंगल लीजिए, सेट जो है वो ट्रायंगल का सेट है, तो हमने ले लिया T1 T2 T3 T4, सब बोला कि सिमिलर ट्रायंगल है। तो सब सिमिलर ट्रायंगल हमने बोला, एक ही जैसा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। हम आर कह रहा है कि एक ऐसा सेट बनाइए कि T1 और T2 दोनों ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो T1 अभी जस्ट मैंने बोला सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है कि इसका रेशियो जो है वो मल्टीपल में होना चाहिए। इसका मतलब है कि सोचो कि ये ट्रायंगल हमने T1 ये है और एक ये ट्रायंगल है, तो ये दोनों अगर रेशियो दोनों का इक्वल ही है, ये साइड सब इक्वल है, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सपोज ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अपने आप में भी एक सिमिलर ट्रायंगल होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी तो अपने आप में एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना। जो सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट तो हुआ ही। इसका मतलब है कि ये वैल्यू अगर हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं T1 इज इक्वल T2, ये भी लिख सकते हैं T1 इज मल्टीपल ऑफ एन मल्टीपल ऑफ T2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। किसी भी तरह का रिलेशन हमने बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर अब बना लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे, T1 T2 लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर। T1 इज इक्वल T1 लिख सकते, T2 इज इक्वल T2 लिख सकते, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सपोज ये T1 है और ये T2 है, सिमिलर है, तो क्या फर्क पड़ता है कि T2 इज इक्वल T1 लिखूं और T1 इज इक्वल T2 लिखूं। ये भी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग कोई T2 T3 लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर सिमिलर है तो T2 T3 लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर हमने ऐसे करके कई ट्रायंगल लिख सकते हैं, T1 T3 लिख सकते हैं। सिमिलर है तो ऐसे करके हमने कई ट्रायंगल का एक सेट बना दिया। आप चेक करने के लिए कह रहे थे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए वैसे ही जैसा पहले करते आ रहे हैं, एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। तो एक्स वाई कोई भी ले लेते हैं, T1 मस्ट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, यस।
सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। ये सिमेट्रिक में क्या है कि एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी ले लेते हैं, T1 T2 ही ले लेते हैं, T1 T2। तो वाई एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये इसका नेक्स्ट कंडीशंस होता है। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होता है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल है। T2 T1 बिलोंग्स टू आर, देखो ये दोनों होना ही चाहिए। T1 T2 बिलोंग्स टू आर है तो T1 T2 है तो T2 T1 भी होना चाहिए, क्योंकि इक्वल है, T1 इज इक्वल T2 है। तो यहाँ पे हम T1 T2 लिख रखा है, तो यहाँ पे T2 T1 भी लिख सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं, हमारा मन है। ये कर लिया। नेक्स्ट चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए भी वही कंडीशन कि टी एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, एंड ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ये तीन कंडीशंस होते हैं। एक्स वाई के लिए क्या लिखा है, कोई भी ले लेते हैं, T1 T2 ले लेते हैं, T1 T2 मस्ट बिलोंग्स टू आर, यस वही है। इसके बाद वाई जेड के लिए क्या लिखेंगे, वाई का वैल्यू T2 लेना पड़ेगा, T2 जेड T3 ले लेते हैं, मस्ट बिलोंग्स टू आर, यस है T2 T3 इसमें। और ये फाइनली हमारा T1 T3 है, ये मस्ट बिलोंग्स टू आर, यस T1 T3 है, होना भी चाहिए, नहीं है तो चेक करके इस पे राइट कर लेंगे। ये देखा, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। सो अगर ये तीनों हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, ये हमारा हो गया इसका पार्ट वन। अब इसका पार्ट टू देखते हैं कि पार्ट टू क्या कह रहे हैं, कि कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल T1। कह रहा है हमसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आप T1 कंसीडर कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड 3 4 5। तो ये हमने ले लिया साइड 3 4 और 5, इधर भी 3 और ये भी 4 ले सकते थे। दूसरा कह रहे हैं कि T2, इस ट्राइंगल का नाम हो गया T1। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं T2, उसका बोल रहे हैं 5 12 13। तो हमने ले लिया 5 12 और 13, सपोज ये ले लिया। ठीक है, ये भी ले लिया। T3 कह रहा है विद साइज 6 8 10, ये हो गया हमारा T2, 6 8 और 10, ये ले लिया T3। ऐसा इसलिए ले रहे हैं अपने आप से क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो ये हो गया 25 स्क्वायर 25 हो जाएगा, ऐसे ही ये सारा एक जैसा हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि विच ट्राइंगल अमॉन्ग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कौन रिलेटेड है। ठीक है, आप देखते हैं कि ये T1 T2 क्या आपस में रिलेटेड है। कि अगर ये रेशियो देखो 3 5 का रेशियो ही नहीं मैच किया, ये 4 और 12, अगर मैं लिखूँ 3/5 इक्वल 4/12 इक्वल 5/13, मैच ही नहीं किया। इसका मतलब है कि T1 इज नॉट इक्वल टू T2, T2 T1 T2 से मैच नहीं कर रहे हैं। अब लिख लेते हैं T2 T3 का, सेम यही है, ऐसा भी T2 T3 के लिख सकते हैं, 5/6 हो गया, और ये वैल्यू हमारा 12/8 हो गया, ये वैल्यू हो गया 13/10, ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया। इसका मतलब है कि T2 भी रिलेटेड T3 से नहीं है, ये हमने देख लिया, ये नहीं है। अब हमें देखना क्या है कि T1 T2 का देख लिया, T2 T3 का देख लिया, अब हमें T1 और T3 चेक करना पड़ेगा इसके लिए। तो T1 T3 में देख लेते हैं क्या है। T1 देखिए, इसका रेशियो और इसका रेशियो लिख लेते हैं, 3/6 इज इक्वल, इसका रेशियो और इसका रेशियो लिख लेते हैं, तो ये हो गया 4/8 इज इक्वल, इसका और इसका रेशियो लिख लेते हैं तो 5/10। देखो ये सब दो हो गया, मीन्स 2 = 2 1/2, 1/2 इक्वल हो गया सब। इसका मतलब है कि ये T1 इज इक्वल T3 है, T1 और T3 एक दूसरे से रिलेटेड है। So T1 and T2 is not related. T2 and T3 is not related, and T1 and T3 is related to each other. ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इस टाइप के ही सारे क्वेश्चन है, फंक्शंस के रिप्लेस इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए। सिमेट्रिक चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। थोड़ी सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और राइट करने की कोशिश। एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। यहाँ भी यही कह रहा है कि सो दैट द रिलेशंस आर, डिफाइन करना है हमें,
सेट ए के लिए कि ऑफ ऑल पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? कोई भी कुछ भी, अगर मान लो आपने स्क्वायर बोला, ये पॉलीगन है। आपने ट्रायंगल लिया, ये पॉलीगन है। आपने सपोज आपने कोई भी क्यूब लिया, ये पॉलीगन है। आपने ऑक्टागन लिया, पॉलीगन है। हेक्सागन लिया, पॉलीगन है। मतलब कोई भी जो भी है, जब भी एक क्लोज सर्कल बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगन से। ठीक है। अब कह रहा है कि सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन P1 एंड P2 ऐसा होना चाहिए कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपको एक ऐसा एक सेट ले लेते हैं, ये जैसे, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स वाला ही पूरा पॉलीगन लेना है। तो मान ले अज्यूम कर लेते हैं कि साइड हम 4 वाला ले लेते हैं। ऐसा पॉलीगन्स कंसीडर करते हैं जिसमें सब में 4 साइड हो, 4 साइड हो। तो अगर मैंने ये स्क्वायर लिखा, हर एक का साइड 1 1 है, तो ये पॉलीगन हमारा P1 हो सकता है। एक स्क्वायर हमने ले लिया जिसका साइड 2 2 है, तो ये पॉलीगन हमारा P2 हो सकता है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ साइड 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ साइड 4 है, तो इसलिए पॉलीगन हो गया। तो हमने कह दिया कि हाँ P1 P2 पॉलीगन है। हमने मान लो सपोज एक रेक्टेंगल ले लिया, इसका ये 1 है लेंथ, और विड्थ और लेंथ है 2। ये मान लो मैंने बोला P3 है, तो ये भी एक पॉलीगन हो गया। तो कोई भी पॉलीगन्स हमने, सारे पॉलीगन्स हमने ले लिया। इसका भी देखो ये 4 साइड है, ये भी इसका 4 साइड है, इसीलिए ये भी एक पॉलीगन कह सकते हैं। ये आपने, अगर हमने इसको ले लूँ मैं, अगर ये ले लूँ अगर 2 और ये ले लूँ 4, तो भी ये पॉलीगन्स है। पॉलीगन का मतलब है कि सिर्फ हमें ये काउंटिंग करना है कि इसके नंबर ऑफ साइड कितने हैं। तो मैंने एक ही जैसा पॉलीगन ले लिया जिसके सब साइड 4 साइड्स थे। ठीक है। तो ये सेट ए के लिए क्या लिख सकते हैं? पॉलीगन P1, पॉलीगन P2, पॉलीगन P3, पॉलीगन P4। ऐसे हमने जितना मन किया उतना पॉलीगन ले सकते हैं। ओके। रिलेशन आर क्या कह रहा है कि आपको इस पॉलीगन के ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि ये P1 और P2 का ऑर्डर पेयर ऐसा बनाना है सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो ठीक है, हमने तो ले ही लिया, P1 इज इक्वल P2 लिख लेते हैं कि ऐसे नंबर ऑफ साइड लेना है सबका, कि एक ही टाइप का लेना है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो। तो मैंने ठीक है लिख लिया। अब अगर मैं सेट बनाऊं, ऑर्डर पेयर बनाऊं, तो क्या लिखूंगा? P1 इज इक्वल टू P2 है, एक ही साइड है, तो क्या फर्क पड़ता है कि हमने P1 P2 लिया। यहाँ सिमिलर कॉन्ग्रुएंट वाला मामला नहीं यूज करेंगे। P2 P1 लिया, P1 P1 लिया, क्योंकि हमें साइड की रेस्पेक्ट में देखना है, तो सबका एक ही साइड है, तो एक ही जैसा लिख सकते हैं। P2 P2 लिख सकते हैं, P1 P3 लिख सकते हैं, P2 P3 लिख सकते हैं, जो मन में आया लिख सकते हैं। ये सेट, ठीक है। तो ये सेट बन के हमारा हो गया तैयार। हर चीज़ में यही हमारा पहला स्टेप करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसमें चेक करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। ये P1 और P1 देखा एक ही सेट में है, हमारा रिलेशंस आर में है। यस, ये बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा? वाई एक्स, एक्स वाई, पहले तो एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। फिर इसका मिरर इमेज उल्टा होता है, वाई एक्स भी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो बोलते हैं सिमेट्रिक है। ठीक है, एक्स वाई के लिए कोई भी ले लेते हैं, P1 P2 ले लेते हैं। P1 P2 ऑर्डर पेयर देखा कि आर का मेंबर है, यस। सिमिलरली वाई एक्स लेंगे तो क्या लिखेंगे? ये उल्टा कर देंगे, P2 P1 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। जब इक्वल है तो क्या फर्क पड़ता है? P1 P2 लिया, P2 P1 लिया, देखा कि यस सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या 3 कंडीशन होना चाहिए? एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, वाई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ये 3 कंडीशन होना चाहिए। एक्स वाई के लिए जैसा लिया था हमने P1 P2, यही ले लेते हैं, P1 P2 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। वाई जेड के लिए ले लेते हैं, वाई का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा हमें? P2। ये वैल्यू लेते हैं P2, और पी जेड कोई नया ले लेते हैं, P3 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। यस, लिख ही सकते हैं, P2 P3 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर का मेंबर है। देन क्या लिखना पड़ेगा? P1 P3, क्योंकि एक्स जेड है तो एक्स और जेड, तो दिस वैल्यू इज P1 P3 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। यस है, P1 P3 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, आर का मेंबर है। इसका मतलब है कि ये तीनों कंडीशंस करेक्ट है। सो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों होता है तो बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशंस शो हो रहा है, तो प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं
कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए रिलेटेड टू राइट एंगल टी विथ साइड 3 4 एंड 5 कह रहा है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया 3 4 5, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया 3 4 5, ये 3 ये 4 ये 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 5। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर को फॉलो करेगा ये। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, अपोटेनियस वाला। ठीक है, ये को फॉलो करेगा। अब मान लो ये हमने बोला कि हमारा ट्राइंगल T1 है, ये बोला हमारा ट्राइंगल T2 है। ठीक है, सेम साइड है, पॉलीगन है। हमें पॉलीगन इसलिए है कि इसमें भी 3 साइड्स है और इसमें भी 3 साइड्स है, तो ये दोनों पॉलीगन हो गया, पॉलीगन हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हो गया ये। अब हमें कह रहा है कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3 and 4। ये एलिमेंट हमसे पूछ रहा है कि क्या है ये। तो ये एलिमेंट क्या है, ये हमारा, ये हमने अगर पार्ट ए को अगर ये कर लिया कंसीडर किया, अगर हमारा 4 ट्रायंगल्स का है, तो ये पार्ट हमारा ए का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता हमारा ये, क्योंकि हमने इसको 4 सेट से लिया है और ये हमने 3 सेट से लिया है। ओके, सो प्रॉपरली ध्यान से देखते हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3 and 4। तो साइड 3 and 4 यहाँ अगर हमने 4 का लिया था तो यहाँ 3 का कंसीडर्स नहीं करेंगे। अगर हमें सेपरेट करना है, अगर हमें सेपरेट करना है तो क्या लिखेंगे कि साइड यहाँ पे जो है वो सारा साइड देखिए, ये साइड इक्वल नहीं है, ये साइड इक्वल नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें पॉलीगन में ये देखना है कि जो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है या नहीं है। तो क्या मैं T1 और T2 को बोल सकता हूँ कि सेट ए है? यस, सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतना घूम फिर के जाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, बट अगर ये पूछता है कि क्या ये वाली जो सेट है ये क्या इसका पार्ट है, तो अगर हमने ये कंसीडर किया कि ये 4 पॉलीगन्स वाला है या 4 साइड वाला है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सेम साइड वाला हमने लिया है। तो यहाँ 4 वाला लिया है, 3 वाला। अगर पूछता है सेपरेट कि ये T1 और T2 क्या हम लिख सकते हैं, एक सेट हो सकता है, तो यस, ये वाली एक सेट हो सकता है, क्योंकि ये सेम टाइप का पॉलीगन है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, सो अगर मुझसे ये इस क्वेश्चन में पूछता है क्या इसका सेट ए का पार्ट है ये, तो बोलेंगे नो, उसका पार्ट नहीं है, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सब एक ही जैसा है। यहाँ पे कह रहा है हमसे कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, कोई हमारा एक्स वाई प्लेन है, सपोज ये एक्स और वाई प्लेन ले लेते हैं। रिलेशंस आर डिफाइंड एज आर, हमारा इस तरह से, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L2। तो इस सेट पे हम कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये L1 है, ये भी L1, एक दूसरे के पैरेलल L1 भी हो सकता है। ये मान लो L2 है, हो सकता है L2 के बराबर L2 पैरेलल हो जाए, लेकिन L1 से बड़ा होगा या छोटा हो सकता है। ऐसे ही मान लो ये L3 है, ये हमारा ये हमारा L3 है। तो L3 तो इक्वल हो गया, लेकिन ये डिफरेंट हो गया। तो L1 मान लो, सपोज हमने बोला कि L1 सबसे छोटा है, L2 इसके बाद है और L3 है, ऐसा बोला हमने। मान लो एक अज्यूम कर लेते हैं ऐसा, ठीक है लाइन। तो सेट हमने एक कितना कह रहा है इस पे कि ये सेट होनी चाहिए किसकी, एक लाइन की, पैरेलल लाइंस की। तो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस L1 हो सकता है, L2 हो सकता है, L3 हो सकता है। ऐसे करके हम जितना चाहे उतना पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लिख लिया। रिलेशन आर कह रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से कि ऐसा ऑर्डर पेयर बनाओ आप, L1 और L2 का ऐसा ऑर्डर पेयर बनाओ सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। अब L1 इज पैरेलल टू L2 है, तो अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊं तो पैरेलल L1 और L1 ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के इक्वल भी है। तो मैं L1 भी एक सेट बना सकता, ऐसे ही L2 भी सेट बना सकते हैं, L3 सेट बना सकते हैं। अब क्या है, पैरेलल है, पैरेलल कोई भी लाइन अगर मान लो ये एक दूसरे से पैरेलल है तो इक्वल भी हो सकता है। ये लाइन पैरेलल है तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल है।
ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। तो हम इक्वल भी लिख सकते हैं और इक्वल नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें बोल रहा है कि L1 L2 पैरेलल लाइन के आपको सेट बनाने हैं। तो L1 और L2 पैरेलल लाइन तो है ही एक दूसरे से, तो यहाँ पे सेट हम L1 और L2 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर। आप चाहे तो L2 L3 लिख सकते, L1 L3 लिख सकते, जितना है ऑर्डर पेयर आप चाहो तो बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। ओके, यहाँ चेक नहीं, यहाँ भी हमें क्या रहा है दिखाने के लिए, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के वही कंडीशन, एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। देखिए L1 और L1 है हमारे पास, L1 L1 है, ये मस्ट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, यस यस। सिमेट्रिक देख लेते हैं, क्या कंडीशन होता है सिमेट्रिक का, कि एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों कंडीशन अगर है, सेटिस्फाइड है, तो बोलेंगे सिमेट्रिक है। तो दोनों कंडीशंस देख लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, L1 और L2 ले लेते हैं, देखते हैं मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, यस है ही, L1 L2 हमने ले रखा है। इसका रिवर्ट कर देंगे तो L2 L1 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो इस सेट में एक नया ऐड कर लें, L2 L1। ओके, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के केस में क्या देखेंगे, एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, वाई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, और एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ये तीन कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। तो एक्स वाई के लिए मान लो L1 और L2 ले लेते हैं, ये मस्ट बिलोंग्स टू आर है, यस है ही, L1 L2 ले चुके हैं। वाई जेड के लिए वाई का वैल्यू तो हमें लेना पड़ेगा L2, और जेड ले लेते हैं मान लो सपोज L3, तो L2 L3 मस्ट बिलोंग्स टू आर, यस। अब देखते हैं कि L1 और L3 होना चाहिए, चूंकि एक्स जेड है, तो L1 L3 मस्ट बिलोंग्स टू आर, यस, तीनों है, L1 और L3 भी है। तो ये तीनों कंडीशंस हो गया। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हो गया सबसे। अब नेक्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4। इसके लिए कह रहा है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है क्या, कह रहा है सीधे हमें लिख लीजिए। तो कोई भी अगर हमने पैरेलल लाइन लिखा है, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से m का वैल्यू कितना है 2, और इंटरसेप्ट c का वैल्यू कितना है 4। तो ये इंटरसेप्ट के वैल्यू को अगर मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म में चेंज कर दूं, कि कोई भी वैल्यू आर्बिट्री वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये सेट लिख सकते हैं हम लोग। तो एक सेट लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, कि सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4 is y is equal to x plus c, where c is an arbitrary number, arbitrary number। ये हो गया, सेट लिख दिया हमने, ये हो गया सेट, लिख दिया एक सेट। कोई भी देखो, ये भी कोई भी आ गया, y पे इस पे इंटरसेप्ट करेगा, कोई भी वैल्यू इसी पे इंटरसेप्ट करेगा। स्लोप सबका एक ही होना चाहिए, स्लोप एक ही होना चाहिए, डिपेंड करेगा x और y। ये x और y का वैल्यू वेरिएबल होगा, तो इंटरसेप्ट हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो ये जैसा क्वेश्चन था वैसे एग्जैक्टली हमने लिख दिया। So, thank you so much for this video sections. We'll come again with your next videos. Keep watching my videos. Thank you so much.